Assalamu alaikum students. We are studying chapter 1 in today's lecture 15 on 16th of June 2020. As you know, we have started the topic respiratory disorders and we have discussed bronchitis. Today we will discuss the respiratory disease asthma. First of all, we know what is asthma. Asthma is a condition in which your airways narrow and swell and produce extra mucus. तो asthma एक ऐसी हालत है जिसमें आपके जो हवा के रास्ते हैं मतलब ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स तो वो सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। कल हमने इन्फ्लेमेशन की भी डेफिनेशन देखी थी और उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस पैदा होती है, मतलब स्प्यूटम बलगम पैदा होना शुरू हो जाता है। इट इज़ द लॉन्ग टर्म डिजीज ऑफ द लंग्स। एज़मा एक बहुत लंबी बीमारी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एज़मा की सिम्टम्स क्या हैं। कैन हैव फ्रीक्वेंट एज़मा अटैक और सिम्टम्स ओनली एट सर्टेन टाइम्स। यहाँ तो पेशेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि उसे फ्रीक्वेंट एज़मा अटैक्स आते हों, बार बार एज़मा का अटैक हो जाता हो। हम ये भी देखेंगे कि एज़मा अटैक किसे कहते हैं। या तो ये हो सकता है कि कुछ ख़ास औकात में बस जो हैं वो अलामात ज़ाहिर होती हों, मसलन एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है। तो एज़मा अटैक का मैं आपको क्लियर कर दूं। एज़मा अटैक कहते हैं जब एज़मा में या इस तरह रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो खांसी होती है तो वो बहुत शदीद और बुरी तरह से कोई खांसे और सांस उखड़े, तो इस तरह की कंडीशन को एज़मा अटैक कहते हैं। तो आपने याद रखना है, ऐसा होता है कि बाज़ पेशेंट्स को बार बार एज़मा अटैक आते हैं, लेकिन बाज़ पेशेंट में ऐसा होता है कि सिर्फ उनको किसी हार्ड एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज के दौरान ही एज़मा अटैक होता है। तो सिम्टम्स में है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तेज़ तेज़ सांस लेना, चेस्ट टाइटनेस और पेन, सीने में जगड़न, प्रेशर या दर्द महसूस होना, वीजिंग व्हेन एक्सहेलिंग, सांस जब बाहर निकलता है तो उसके साथ वीजिंग एक विस्लिंग साउंड आना, ट्रबल स्लीपिंग कॉज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ख़ास तौर पे सोने के दौरान सांस का फूल जाना, छोटे छोटे सांस मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, कफिंग और वीजिंग अटैक्स, इसे एज़मा अटैक कहते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया। खांसी या सीटी जैसी आवाज़ में तो एक्सहेलिंग में प्रॉब्लम होना, ठीक है, और सीटी जैसी आवाज़ फिर आए और कफिंग बहुत ज़्यादा हो तो इसे एज़मा अटैक कहते हैं। हमने ब्रोंकाइटिक्स भी पढ़ा था और आपने देखा था कि तकरीबन सिम्टम्स ब्रोंकाइटिक्स की भी यही हैं, बस एज़मा में ये स्पेशल है कि सोने के दौरान थोड़ा मसला होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी बहुत ख़ास क्या है एज़मा के मुताबिक, स्पेशल अबाउट एज़मा, तो एयरवे इरिटेबिलिटी, मतलब एयरवे इरिटेबिलिटी एज़मा में देखी जाती है। पीपल विद एज़मा हैव सेंसिटिव एयरवेज दैट टेंड टू ओवरएक्ट एंड नैरो व्हेन दे कम इनटू कंटैक्ट विद इवन स्लाइट ट्रिगर्स। जो एज़मिक पेशेंट होते हैं उनकी एयरवेज की जो एपिथेलियल है वो सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, कि वो ओवर रिएक्ट करती है। कोई छोटा सा मामूली सा भी पार्टिकल जो है वो एयरवेज में चला जाए तो वो उस आदमी को खांसी होना शुरू हो जाएगी, कि वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है। मतलब मामूली सी भी कोई चीज़ एयरवेज में चली जाए तो वो जो कफ रिफ्लेक्स है शुरू हो जाएगा और उस पेशेंट को खांसी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉजेस और ट्रिगर्स, मतलब एज़मा के कॉजेस या ट्रिगर्स। एज़मा में ये एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एज़मिक ट्रिगर्स, मतलब जो उस एज़मा अटैक को या एज़मा की कंडीशन को बढ़ा देते हैं, ट्रिगर्स। और कॉजेस का मतलब वो आप जानते हैं कि वजह। तो कॉजेज और ट्रिगर्स में आ जाता है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अगर कोई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो वह एज़मा में कन्वर्ट हो सकता है। एलर्जेंस जो होते हैं, पोलेंस वगैरह हो गए, उसके अलावा डस्ट वगैरह, तो ये एज़मा अटैक को वर्स कर सकते हैं।
केमिकल इरिटेंट्स, परफ्यूम्स, ऑर्डर्स वगैरह जो होती हैं, टोबैको स्मोक, सिगरेट का धुआं या टोबैको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा हो, गैड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ये कल पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो जो एसिडिटी के हवाले से वो अगर डिजीज़ हो तो तब भी एज़मा हो सकता है या वो ज़्यादा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये ट्रिगर है कि एज़मा अटैक का, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा खुशी, गमी या इस तरह का कोई और। बहुत सी मेडिकेशंस भी एज़मा अटैक को बढ़ाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर, तो आप इधर आपने एक लम्हे के लिए रुक के रिवाइज करना है कि कल हमने जो कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर में फ़र्क पड़ा था उसको आप रिवाइज करें, रिकॉल करें। हाँ जी, आपको याद आ गया होगा। तो रिस्क फैक्टर में पहला रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। देखिए स्मोकिंग कितनी बुरी चीज़ है। आप बहुत सी डिजीज़ पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी डिजीज़ के अलावा भी कि स्मोकिंग उनमें बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होगा, तो इससे दूर रहना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को है, टू बी मेल, मेल्स को ये ज़्यादा होता है। टाइप ऑफ जॉब, क्या आप कौन सी जॉब करते हैं। अक्सर लोग जो टेक्सटाइल में जॉब करते हैं जहाँ कपड़ा बनता है, तो वहाँ कॉटन के छोटे पीसेस उड़ के उनके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में चले जाते हैं, उन्हें एस्थमा हो जाता है। और बहुत से लोग जो माइनिंग करते हैं, पत्थर वगैरह काटते हैं, कानों में काम करते हैं, तो उनको और बहुत से इस तरह की जॉब्स में एस्थमा होने का चांस होता है। तो इस तरह के एस्थमा को कहते हैं ऑक्यूपेशनल एस्थमा, मतलब ये जॉब की वजह से हुआ है। एलर्जीज और ओबेसिटी, अगर किसी शख्स को किसी चीज़ से एलर्जी हो या वो मोटा हो तो एस्थमा होने का चांस ज़्यादा होगा। तो हमने याद रखते हैं एस्थमा को क्योर नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके इलाज में अगर कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा इनहेलर्स, वेजोडायलेटर्स, एयरवेज को, सॉरी वेजोडायलेटर्स तो नहीं, एयरवेज को ओपन रखने के लिए चीज़ें, इनहेलर्स, मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, और इसके साथ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में एक डिसऑर्डर एम्फीसीमिया रह गए हैं। तो इंशाल्लाह कल मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।